अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को आप स्कूल टाइम में भी डिस्कस कर चुके हो, बहुत फेमिलियर हो इससे, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में ये कहीं कहीं बार रिपीट हो चुका है और बार बार आने वाला क्वेश्चन है। तो आपको इसको आज पढ़ के ही याद करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। हालांकि इजी है, लेकिन फिर भी ये बार बार आते हैं। एमसीक्यूज भी आते हैं, कभी इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है और कभी इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इस पे ज्यादातर मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये क्या चीज है? ये आपके पास एक ऐसी लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि प्लांट सेल में सेल वॉल के बाद होती है, सेकेंड लेयर होती है। और एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो सेल की होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, या हम उसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जब आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो आप कहोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किसी भी सेल का, ये होता क्या है? ये एक नेटवर्क होता है लिपिड्स का और प्रोटीन्स का। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनता है? लिपिड्स और प्रोटीन से बनता है। ठीक है। जो कि आपके पास बाउंड्री बनाता है बिटवीन सेल कंटेंट्स इन द आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर जितनी चीजें मौजूद हैं और जितनी चीजें सेल के बाहर मौजूद है। बाहर की कोई चीज अंदर नहीं आ सकती, अंदर की कोई चीज बाहर नहीं जा सकती। तो बीच में जो बाउंड्री है, जो कि प्रोटीन से और लिपिड से मिलके बनी है, उस बाउंड्री को, उस मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अकरेंस की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है तमाम के तमाम सेल्स में मौजूद होता है। चाहे कोई एनिमल है जो कि सिंगल सेलुलर है, चाहे वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है। सब में आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होगा। सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल की, और प्लांट सेल में जो है सेल वॉल के बाद सेकेंड वाली बाउंड्री है ये। ठीक है। अब अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें, और ये कई बार एमसीक्यू में आ चुका है, अक्सर ईटा के एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में जो है तो लिपिड्स कितने परसेंट है, प्रोटीन्स कितने परसेंट है। तो लिपिड्स जो है वो हमारे पास 20 से लेके 40% तक मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जबकि प्रोटीन्स जो है वो 60 to 80% है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। अब हमारे पास जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है ना, उनकी और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन एग्जैक्टली सेम होती है। वो भी इसी तरह से लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इसका जो बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत से मॉडल्स प्रेजेंट किए थे, जो कि आपके बुक में फॉर योर इन्फॉर्मेशन में दिए भी गए हैं। लेकिन सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल जो था उसको सिंगर और निकलसन ने 1972 में प्रेजेंट किया था। और उस मॉडल को, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है। फ्लूइड जो है वो आपके पास कौन सा पार्ट है? जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है, यानी फॉस्फेट और लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स, हमने स्टार्ट में कहा ना कि इसके स्ट्रक्चर में क्या है, लिपिड्स हैं और साथ में प्रोटीन्स है। तो जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो वो इसका फ्लूइड पार्ट है। और इसका जो मोज़ेक पार्ट है ना, वो इसके प्रोटीन्स को कहते हैं। अब आपने मोस्टली देखा होगा कि इस तरह ब्रिक्स ब्रिक्स की तरह छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं या छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, उसको मिला के एक बड़ी पेंटिंग बना दी जाती है। यानी कुछ इरेगुलर से शेप्स होते हैं, उनको मिला के एक कंप्लीट पिक्चर या कोई पेंटिंग या कोई स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। तो उसको मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। ठीक है। कि इरेगुलर सा पैटर्न होता है। तो जो लिक्विड पोर्शन है वो फॉस्फोलिपिड से बना है, और जो मोज़ेक पोर्शन है वो उसके प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है। अब फ्लूइड मोज़ेक की बात करते हैं कि मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अ लिपिड बाइलेयर। जब आप स्टेटमेंट लिखोगे, अगर आपके पास नोट आ गया कि बताए व्हाट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तब आपने ये चीज लिखनी है कि ये आपके पास एक मेम्ब्रेन है जिसमें क्या है, लिपिड बाइलेयर है, दो लेयर्स हैं लिपिड के। ठीक है। और उसमें आपके पास प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, और वो प्रोटीन्स जो है वो सैंडविच होते हैं इस मोज़ेक पैटर्न के बीच में। ठीक है। आउटर सरफेस जो आपके पास होता है लिपिड लेयर का, वो आपके पास हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब कि दैट इज वाटर लविंग पार्ट। वो वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, सॉल्युबल होता है इन वाटर, और ग्लाइसरोल से मिलके बना होता है। और जो इनर पोर्शन होता है इस इन्हीं लिपिड्स का, वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है। और इसमें वाटर इनसॉल्युबल फैटी एसिड्स की टेल्स होती हैं। जो हेड्स होते हैं फैटी एसिड्स के, वो क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। और जो टेल्स है उसकी, वो हाइड्रोफोबिक है। वो जो फिलिक है, फिलिस मींस लव,
तो वो डिजोल्व होगा वाटर में। और जो फोबिक है, फोबिया हम कहते हैं ना, डर को कहते हैं, तो जो भी फोबिक चीज होगी या फोबिया का वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब कि इनसॉल्युबल है वाटर में, डरता है उससे, वाटर हेट करता है, फोबिक है उससे। ठीक है। अब है अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स, मोज़ेक। ठीक है। जो प्रोटीन्स है डू नॉट फॉर्म अ लेयर ऑन अबव द बाइलेयर बट आर अरेंज इन मोज़ेक पैटर्न। अब जितने भी आपके पास प्रोटीन्स है वो ऐसा नहीं है कि वो इस लिपिड बाइलेयर के ऊपर मौजूद है, वो फ्रीली फ्लोटिंग कर रहे होते हैं इसके सी में। ठीक है। बल्कि ये मोज़ेक के पैटर्न में, रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं। अब कौन कौन से टाइप के प्रोटीन्स है जो कि मौजूद हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में? तीन तरह के प्रोटीन्स है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को पहले डिफाइन करते हैं, कौन से हैं? वो वाले प्रोटीन्स जो कि आउटर सरफेस पे मौजूद होते हैं लिपिड बाइलेयर के, उसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। नाम से ही जाहिर है, एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल से लिया गया है। ठीक है। तो जो आउटर सरफेस पे मौजूद होंगे लिपिड बायलेयर के, लिपिड के बाहर से निकले होंगे, वो क्या होंगे? वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होंगे। या पेरिफेरी हम बाउंड्री को कहते हैं ना, या उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक है। और ये ज्यादातर आपके पास प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म की साइड पे, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो वाला पोर्शन जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ होगा ना, वहां पर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल। अब वो वाले प्रोटीन जो कि कंप्लीटली लिपिड बाइलेयर के अंदर धंसे हुए होते हैं, उसके अंदर बरिड होते हैं, उनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये वाले क्या थे? सिर्फ आउटर सरफेस पे थे एक्सट्रिंसिक, लेकिन इंट्रिंसिक वो कंप्लीटली बरिड हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर। ठीक है। अब आप इस डायग्राम में भी देख लो, ये वाले आपके पास जो है ना इंटीग्रल प्रोटीन्स है, ये वाले आपके पास पेरिफेरल प्रोटीन्स है, या पेरिफेरल प्रोटीन्स को हम और क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। यहाँ पे आपको साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स दिखाए गए हैं। साइटोस्केलेटन आप आगे जाके पढ़ोगे भी डिटेल में। जिस तरह आपका स्केलेटन है, सेल का भी स्केलेटन होता है जो उसको प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर देते हैं, उसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म का स्केलेटन। अच्छा, यहाँ पे आपको ये ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, ये सारे आपके पास ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है। ये वाला ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है। ये आपके पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। और ये जो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ब्लू कलर के रिबन लाइक स्ट्रक्चर इस तरह फेदर से नजर आ रहे हैं, ये आपके पास हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के जो फाइबर्स हैं। ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी आप देख सकते हो। अब है ग्लाइकोकैलिक्स। अक्सर पूछ लेते हैं एमसीक्यू में या किसी शॉर्ट क्वेश्चन में कि ग्लाइकोकैलिक्स किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जो कि प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स जो कि लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं, वो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। ठीक है। जब भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। और जब भी वो लिपिड के साथ अटैच होंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये एक लेयर बनाते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमने कहा ना कि बहुत स्मॉल पोर्शन में, बहुत स्मॉल परसेंटेज में कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होते हैं। तो ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, और उसी लेयर को जो कार्बोहाइड्रेट्स ने बनाई है, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। अब है रोल ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन्स। ठीक है। हमने पढ़ा ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर, इसमें प्रोटीन्स है, लिपिड्स है और कोलेस्ट्रॉल है। तो इन सब का क्या क्या रोल है? पहला रोल है ट्रांसपोर्टेशन। ये जो जितने भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, ये वाटर चैनल्स बनाते हैं। वाटर चैनल्स, क्योंकि आपको पता है सेल के अंदर भी पानी ने जाना है, सेल के बाहर भी पानी ने जाना है, तो वाटर के आयंस की मूवमेंट होनी है। उन चैनल्स को हम एक्वापोरीन्स कहते हैं। ठीक है। तो एक्वापोरीन्स जो है, उनके फॉर्मेशन में भी और उनके जरिए जो वाटर की मूवमेंट होती है, उसमें भी ये प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, जो प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है। ठीक है। इसी से बाकी मटेरियल्स और आयंस की मूवमेंट भी पानी के साथ साथ हो जाती है। इसके अलावा सेल रिकॉग्निशन, सेल को पहचानना। अब कैसे हमें पता चलता है कि भाई हमारी बॉडी को पता चलता है कि ये सेल हमारी बॉडी का है कि नहीं है? या किसी भी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ने जाके किसी स्पेसिफिक सेल पे एक्ट करना होता है। हम अगर स्टमक
स्टमक के लिए कोई भी मेडिसिन खा रहे हो उसने स्टमक पे ही एक्ट करना है, अगर ब्रेन के लिए खा रहे हो उसने ब्रेन पे ही एक्ट करना है। तो ये ऐसा क्या होता है कि उसको पता चल जाता है हर एक सेल के ऊपर, जैसे कि हम कहीं कपड़े बाय करते हैं तो उसके ऊपर टैग्स लगे होते हैं ना, इसी तरह से आपके पास जो सेल्स होते हैं ना उनके ऊपर भी आईडी टैग्स लगे होते हैं। वो क्या है, अभी हमने पढ़ा ना कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, तो वही एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हमें हेल्प करते हैं कि हम रिकॉग्नाइज करें, पहचाने सेल को और फॉरेन पार्टिकल्स को। तो रिकॉग्निशन में भी हेल्प करते हैं ये प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के दो रोल पड़े। पहला रोल हमने क्या पढ़ा कि वाटर चैनल्स इससे बनते हैं, उसके थ्रू जो है मटेरियल्स की और आयंस की ट्रांसपोर्टेशन होती है। दूसरा हमने पढ़ा कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है रिकॉग्निशन में, सेल के पहचानने में और फॉरेन पार्टिकल के पहचानने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद एडहेजन, चिपकना, स्टिकीनेस। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं कि जो हेल्प करते हैं सेल को कि वो एक दूसरे के साथ चिपक जाए, अटैच हो जाए, ग्लूइंग एबिलिटी दे, उसको एडहेजन में हेल्प करता है। इसके बाद है लिपिड्स का रोल। ये जो आपके पास लिपिड्स मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो टेल्स होती है ना, वो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है कि वो फ्रीज ना हो। अगर टेम्परेचर कभी बहुत कम हो जाए या कुछ भी, तो उस दौरान इसको फ्रीजिंग से प्रिवेंट जो है यही लिपिड्स करते हैं। ठीक है, अब है कोलेस्ट्रॉल का रोल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ओवर एक्सपेंशन से प्रिवेंट करते हैं कि हद से ज्यादा ये एक्सपेंड ना हो। ठीक है, इसके अलावा जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हमने पढ़े थे, यानी जब भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अटैच होंगे लिपिड्स के साथ तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे, प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे, उन्हीं की बात हो रही। तो वो आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और कुछ बैक्टीरियाज में ये अटैचमेंट में भी हेल्प देता है। बैक्टीरिया जब किसी भी सरफेस के साथ अटैच होते हैं ना, तो उसमें ये ग्लाइकोकैलिक्स उनको हेल्प करता है। इसके अलावा एज अ हार्मोन रिसेप्टर साइट भी ये काम करते हैं, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ये जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। हमें पता है कि जो T3 T4 हार्मोन्स है या एल्डोस्टेरोन है, हर एक हार्मोन का अपना रोल है। लेकिन हार्मोन जब ग्लैंड से रिलीज हो जाता है वो क्यों स्पेसिफिकली एक ही स्पेसिफिक सेल पे काम करता है। यानी अगर वो आपके पास किडनीज के लिए रिलीज हुए तो किडनीज पे ही काम करेंगे, ओवरीज के लिए रिलीज हुए तो हार्मोन ओवरीज पे ही काम करेंगे, क्योंकि उन सेल्स के ऊपर उसके रिसेप्टर्स होते हैं उस हार्मोन के। और वो हार्मोन के रिसेप्टर होते क्या है, वो ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते उन स्पेसिफिक सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो एज अ हार्मोन रिसेप्टर भी काम करते हैं, बाकी सेल पे वो रिसेप्टर नहीं होंगे, सिर्फ इन्हीं पे होंगे, इसीलिए वो उन्हीं सेल्स पे काम कर सकते हैं। इसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस है। तो सबसे पहला फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये है, आप सबको पता है कि सेल को शेप देता है। सेल का जो प्रॉपर शेप बनता है, जो जो भी शेप हो उसका, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से बनता है। इसके अलावा पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है। अब फेगोसाइटोसिस हमें पता है कि मैक्रोफेजेस जो इम्यून सेल्स है वो ईटिंग करती है, या सेल, आप अगर अमीबा को देख लो तो अमीबा भी फूड पार्टिकल को विद द हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस खाता है। तो जब भी कोई सेल्स ईटिंग का प्रोसेस करता है उसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, जब वो सॉलिड पार्टिकल को लेता है सेल। ठीक है, और जब भी किसी लिक्विड पार्टिकल को सेल खा रहा है, ले रहा है, उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेगोसाइटोसिस में और पिनोसाइटोसिस में भी हेल्प करते हैं, यानी ईटिंग और ड्रिंकिंग ऑफ सेल, इन दोनों में भी ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद एक्सक्रीशन, सेल के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल बन गया है उसने निकल के बाहर भी तो जाना है। यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कोई और टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई भी चीज जो सेल की यूज से ज्यादा है तो वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो उसकी एक्सक्रीशन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद सेलुलर सिक्रीशंस। अब कोई चीज है जो किसी सेल में बन गई है, फॉर एग्जांपल पैंक्रियास के सेल में ग्लूकोज बन गया है, या ग्लाइकोजन बन गया है, या डाइजेस्टिव जूसेस बन गए हैं, तो उन्होंने सिक्रीशन भी तो करनी है, सिक्रीट करना है, बन के उसको स्टोर करके रखना तो नहीं है, उसको सिक्रीट करना है ताकि जिस फंक्शन के लिए वो बना है वो फंक्शन परफॉर्म हो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करता है डिफरेंट मटेरियल्स की सिक्रीशन में भी, जैसे हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है, जितनी भी चीजें सेल के अंदर पड़ी है, उसको बाहर नहीं निकलने देता, उसको एस्केप होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है,
साइटोप्लाज्म जो आपके पास लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? जब भी आप कंबाइंड बात करते हो साइटोप्लाज्म की और न्यूक्लियस की, तो उसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हो, या लिविंग पार्ट ऑफ सेल जो होता है उसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हो, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट है साइटोप्लाज्म, और ये किधर होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जितनी भी जगह है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इसमें लिक्विड पोर्शन होता है, एक्वस वाटर होता है, इसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंसेस होती है, यानी जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और इसके अलावा सेल के जितने ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के, साइटोसोल और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। अब साइटोसोल क्या चीज है? सोल्यूबल पार्ट जितना, यानी जितना भी लिक्विड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, उसे हम कहते हैं साइटोसोल। अब अगर कंपोजिशन की बात करें तो साइटोसोल में 90% वाटर होता है, इसके अलावा इसके अंदर लिपिड्स भी होंगे, ग्लाइकोजिन भी मौजूद होगा, प्रोटीन्स भी होंगे, एंजाइम्स भी होंगे, हार्मोन्स और आयंस भी होंगे। अब लिपिड आपके पास क्या चीज है? लिपिड आपके पास एक केमिकल कंपोनेंट है जो कि आपके पास ग्लाइसरोल और फैटी एसिड से मिलके बनता है। ग्लाइकोजिन की बात करें तो ग्लाइकोजिन जब आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर आपकी बॉडी में मौजूद होता है तो वो फिर स्टोर्ड फॉर्म में जो स्टोर करता है उसको लिवर, तो ग्लाइकोजिन के फॉर्म में वो लिवर के साथ स्टोर हो जाए। तो उसके बाद प्रोटीन्स है, तो आपको पता है कि प्रोटीन्स क्या है, अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं, मल्टीपल फंक्शन डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स परफॉर्म करते हैं। जैसे अपने बालों को ही ले लो, कैराटिन प्रोटीन से मिलके बने, नेल्स भी प्रोटीन से मिलके बने, मल्टीपल फंक्शन है जो प्रोटीन्स के होते हैं। इसके अलावा भी आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी प्रोटीन्स थे। इसके बाद इंजाइम्स, इंजाइम्स ना हो तो कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकता। इसके अलावा हार्मोन्स, हार्मोन्स आपके पास केमिकल मैसेंजर्स है बॉडी के, ठीक है। मल्टीपल फंक्शंस के लिए जो केमिकल्स आपकी बॉडी में बनते हैं वो हार्मोन्स है। इसके अलावा कुछ आयंस, आपको पता है कि बॉडी में कैल्शियम के आयंस है, सोडियम के आयन है, पोटेशियम के बहुत से केमिकल आयंस है, तो वो सब साइटोसोल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। साइटोसोल आपके पास सॉल्यूशन के फॉर्म में भी हो सकता है और जेल के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है इसका वो नॉन विस्कस होता है, यानी वो थिक नहीं होता, और जो जेल फॉर्म इसका होता है वो विस्कस होता है, वो थिक होता है, जेली की तरह होता है, ठीक है। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या चीज है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है ना, उसमें बहुत से नॉन लिविंग और लिविंग दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। जो नॉन लिविंग चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है उसे हम कहते हैं इंक्लूजन्स, ठीक है। और जितने लिविंग स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको मेम्ब्रेन ने भी बाउंड किया होता है, उसको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। बाज ऑर्गेनेलीज ऐसे भी हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। अब है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? साइटोप्लाज्म आपके पास एक्ट करता है एज अ स्टोरेज फॉर इंपॉर्टेंट केमिकल्स, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे कि कौन कौन से केमिकल थे, हार्मोन्स थे, आयंस थे, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स थे, उसको स्टोर करता है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेलीज भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत से मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज क्या है? लिविंग बॉडीज के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं। इसके अलावा साइक्लोसिस, साइक्लोसिस किसे कहते हैं? जब भी आपके पास साइटोप्लाज्म मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में, उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। जैसे अमीबा करता है साइक्लोसिस, तो उसके अंदर जो फूड के पार्टिकल वेस्ट है उसकी रिमूवल हो जाती है, उसे साइक्लोसिस कहते हैं। तो साइक्लोसिस के प्रोसेस में भी साइटोप्लाज्म रोल प्ले करता है। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। जब आपके पास ग्लूकोज की या ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसके अलावा स्टोरेज, बहुत से जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऑर्गेनेलीज होते हैं जो बॉडी में बन गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसकी स्टोरेज किधर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर वो स्टोर्ड फॉर्म में पड़े होते हैं, ठीक है। ये आपके पास सिंपल डायग्राम है ऑफ साइटोप्लाज्म।